नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई अपनी आरटीए एक्ट चल रही है, 2 क्लास अपन ने ले चुके। पहली कक्षा में अपन ने बात की भाई आरटीए एक्ट कब पास हुआ, कैसे पास हुआ। फिर बात की आरटीए एक्ट में अध्याय कितने हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। इस प्रकार से फिर अध्याय 1 के बारे में चर्चा की विस्तृत रूप से। अब अध्याय 2 के बारे में चर्चा करेंगे। भाई आरटीए एक्ट में अध्याय कितने हैं। अध्याय यानी चैप्टर हैं 7, धारा है कुल 38 और अनुसूची है 1। ये है भाई धारा 7, अध्याय 7, धारा 38, अनुसूची 1 है। भाई आज अध्याय 1 के बारे में पिछले में अपने बात कर ली। अध्याय 1 के बारे में आज अध्याय 2 के बारे में चर्चा करेंगे। भाई प्रारंभिक परिचय अध्याय 1 का नाम था, उसके बारे में अपने चर्चा कर चुके। उसमें 1 और 2 धाराएं थी। आज अध्याय 2 के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 2, अध्याय 2 अपना कौन सा है, इसका नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा। भाई निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा इसका नाम है। इसमें जो धाराएं हैं वो कितनी हैं, वो है 3 से 5। मतलब अध्याय फर्स्ट में 1 ही और 2 धाराएं थी, इसमें है 3, 4 और 5, 3 धाराएं। नाम क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अब देखो भाई अध्याय 2 में जो धारा नंबर 3 है वो क्या बोलती है, इस बात को समझना। धारा 3 क्या बोलती है, इस बात को समझना। धारा 3 बोलती है 6 से 14 वर्ष के बालक, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त करने का अधिकार है। प्राप्त करने का अधिकार रहेगा और समुचित सरकार, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, समुचित सरकार की। इसकी जिम्मेदारी समुचित सरकार की रहेगी, समुचित सरकार की। अब देखो भाइयों, धारा 3 क्या कहती है। धारा 1 और 2 पहले अध्याय में अपन ने पढ़ ली। धारा 3 क्या कहती है, धारा 3 ये कहती है कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त करने का अधिकार रहेगा और इसकी व्यवस्था कौन करेगी, समुचित सरकार। समुचित सरकार जैसे कि हमें सबको पता है, 2 क्लास पढ़ते हुए आ रहे हैं। समुचित सरकार होती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। क्या होती है, समुचित सरकार बोलते हैं। तो इसकी व्यवस्था केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार करेगी कि कोई भी बालक 6 से 14 वर्ष की आयु का छूटना नहीं चाहिए। किसे, प्रारंभिक शिक्षा से। प्रारंभिक शिक्षा से कोई भी बालक वंचित नहीं रहना चाहिए। इसकी व्यवस्था कौन करेगी, समुचित सरकार करेगी। धारा 3 कहती है ये बात, धारा 3 ये बात कहती है। अब देखो भाई इसमें कितनी धाराएं हैं, 3, 4 और 5। अब चौथी धारा देखो क्या बोलती है। धारा 4 बोलती है, धारा 4 आयु के आधार पर प्रवेश, आयु के आधार पर प्रवेश। अब इसका अर्थ क्या है, आप समझ जाता हूं आपको। भाई अगर कोई बालक 6 से 14 वर्ष की आयु का है और अगर वो पढ़ाई से वंचित रह जाता है, मान लीजिए वो तीसरी कक्षा में पढ़ा है और किसी कारणवश वो पढ़ाई से वंचित रह जाता है, तो क्या होगा। तो ये अधिकार उसको दिया गया है कि उसको आयु के आधार पर, मान लीजिए उसकी आयु है, वो है कक्षा 2 में, उसकी आयु है 7 वर्ष। 7 वर्ष क्यों बताइए, मैं बता दूंगा आपको। कक्षा 2 में है, उसकी आयु है 7 वर्ष और वो किसी कारणवश उसकी पढ़ाई छूट जाती है और फिर वो 10 साल का हो जाता है। 10 साल का हो जाता है तो उसके बाद
10 साल का हो गया, पढ़ाई से वंचित रह गया, तो उसको एडमिशन मिलेगा आयु के आधार पर। आयु के आधार पर प्रवेश देने का अधिकार दिया गया है आरटी एक्ट में। समझिए भाई, आयु के आधार पर प्रवेश का कैसे समझाता हूं मैं आपको। 6 वर्ष का बालक है तो 6 वर्ष का बालक पहली कक्षा में, 7 वर्ष का बालक दूसरी कक्षा में, 8 वर्ष का बालक तीसरी कक्षा में, 9 वर्ष का बालक चौथी कक्षा में और 10 वर्ष का बालक 5वीं कक्षा में। इस प्रकार से उसको एडमिशन देंगे। अगर वो 10 वर्ष का हो गया तो उसको 5वीं कक्षा में एडमिशन लेंगे। वो दूसरी कक्षा में अगर वो छोड़ के चला गया है और फिर वो 10 साल का आता है तो उसको 5वीं कक्षा में। अब एक बात और आती है भाई, वो दूसरी कक्षा, उसका 5वीं कक्षा का लेवल कैसे? तो क्या होता है, अगर वो जैसे दूसरी कक्षा में छोड़कर चला गया, 10वीं साल 10 वर्ष का हुआ तब आया, अगर उसका लेवल नहीं है उतना, तो क्या होगा, सरकार को, समुचित सरकार को ये दिया गया है अधिकार कि आप 6 महीने का स्पेशल कोर्स रखिए, उसमें उसको जो वंचित रह चुका है वो जिस शिक्षा से, वो शिक्षा उसे दीजिए। तो आपको समझ में आया आयु के आधार पर प्रवेश, समझ में आया। अब देखो भाई, अगर कोई बालक शिक्षा से वंचित रह जाता है, अगर कोई बालक शिक्षा से वंचित रह जाता है, शिक्षा से वंचित, किसी कारणवश शिक्षा से वंचित रह जाता है, शिक्षा से वंचित, तो उसे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आयु के हिसाब से उसका एडमिशन लिया जाएगा। आयु के हिसाब से एडमिशन लिया जाएगा। ये बात कौन सी धारा बोलती है? ये बात बोलती है भाई धारा 4। अब धारा 5 क्या बात बोलती है? धारा 5 क्या बात बोलती है, ये बात देखो आप। धारा 5 कहती है कि यदि किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की कोई व्यवस्था नहीं है, और विद्यार्थी स्कूल चेंज करता है, तो उसकी टीसी, उसके डॉक्यूमेंट्स और उसके अधिकार अगली स्कूल में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। भाई देखो, अध्याय 5 में, धारा 5 में क्या कहा गया है? धारा 5 में यह है कि यदि अगर कोई बच्चा है, वो विद्यालय में एडमिशन लेता है किसी विद्यालय में, और वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक है, कक्षा 8 तक वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, फिर उसे छोड़ना पड़ता है, तो क्या, अगर वो बच्चा जैसे गरीब परिवार से है, बीपीएल से है, तो उसके अधिकार क्या है? बीपीएल से है 25% सीटों पे वो रिजर्व है, और फिर वो स्कूल चेंज करता है तो उसकी टीसी वहां पे चल जाएगी, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां पे चल जाएंगे, दूसरे स्कूल में अब स्वतः ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और उसके अधिकार, मतलब वो वहां पे कोटे में है तो आगे भी उसी कोटे में 25% कोटे में ही पड़ेगा। तो यह क्या कहता है? धारा 5 कहती है भाई कि अगर कोई विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की कोई व्यवस्था नहीं है, और विद्यालय और बच्चे को स्कूल चेंज करनी पड़े, तो फिर वो उसके अधिकार और टीसी डॉक्यूमेंट्स वो स्वतः ही ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। धारा 3, अपने अध्याय 2 में धारा 3 पढ़ी भाई, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क रूप से उनको दी जानी चाहिए, उनका अधिकार है, इसकी जिम्मेदारी समुचित सरकार की रहेगी। ये धारा 3 कहती है। धारा 4 कहती है आयु के आधार पर प्रवेश होना चाहिए। आयु के आधार पर, मैं जैसे आपको समझा चुका, आयु के आधार पर प्रवेश होना चाहिए, और
धारा 5 कहती है यदि विद्यालय में अगर बच्चा किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए तो उसके सभी डॉक्यूमेंट्स और अधिकार दूसरे स्कूल में स्वतः ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये क्या है, अध्याय 2 की धारा 3, 4, 5 है। अब अध्याय 3 देखते हैं भाई, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो भाई अध्याय 3 क्या कहता है। अध्याय 3 अपनी क्या बात करता है। अध्याय 3, अध्याय 2 कर चुके अपन, अध्याय 3 यानी चैप्टर 3। चैप्टर 3 का क्या नाम है, समुचित सरकार। समुचित सरकार माता पिता एवं माता पिता के कर्तव्य। समुचित सरकार एवं माता पिता के कर्तव्य। भाई समुचित सरकार एवं माता पिता के कर्तव्य, धारा 6 से 11। धारा 6 से 11। भाई अध्याय 3 का क्या नाम है, 2 अध्याय अपन ने पढ़ लिए। अध्याय 3 का नाम है समुचित सरकार एवं माता पिता के कर्तव्य। धारा 6 से 11 है इसमें, 6 से 11। अपने 5 धाराएं पढ़ ली। अध्याय 1 में 1 और 2 धाराएं, अध्याय 2 में 3, 4, 5 धाराएं, और अब 6 से 11 अध्याय 3 में पढ़ेंगे। तो भाई छठी धारा क्या कहती है, धारा 6 क्या कहती है। धारा 6 क्या कहती है, देखो विद्यालयों की स्थापना से संबंधित है धारा 6। विद्यालयों की स्थापना से, धारा 6 विद्यालयों की स्थापना। विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किसमें है, धारा 6 में विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान। और इसका मतलब विद्यालयों की स्थापना के बारे में करता है। और इसकी व्यवस्था कौन करेगी, समुचित सरकार करेगी। भाई विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान है इसमें धारा 6 में, और इसकी समुचित सरकार इसकी व्यवस्था करेगी समुचित सरकार द्वारा। समुचित सरकार द्वारा। भाई विद्यालयों की स्थापना से संबंधित धारा 6 है। भाई विद्यालयों की स्थापना करना आवश्यक है, समुचित सरकार वो करेगी। समुचित सरकार में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्र की सरकारें ये कार्य करेगी। स्थान एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालयों की क्या स्थापना की जाएगी, धारा 6 ये बात करती है। धारा 6 ये बात करती है समय, स्थान एवं परिस्थितियों के आधार पर। समय, स्थान एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालयों की उचित मात्रा में व्यवस्था की जाएगी। उचित मात्रा में व्यवस्था की जाएगी। भाई क्या कहती है ये कि समय, स्थान व परिस्थितियों के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालयों की उचित मात्रा में व्यवस्था की जाएगी। और व्यवस्था कौन करेगी, समुचित सरकार। धारा 6 ये बात बोलती है। अब देखो धारा 7 क्या बोलती है। धारा 6 में केवल विद्यालय के बारे में है, विद्यालयों की स्थापना के बारे में। अब धारा 7 क्या बोलती है, इस बात को देखो। धारा 7 बस छोटी सी बात बोलती है कि केंद्र और जो राज्य सरकार है उसका वित्तीय अनुपात की बात करती है। वित्तीय अनुपात। भाई धारा 7 क्या बात करती है, धारा 7 केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय अनुपात का बात करती है। वित्तीय अनुपातों की बात करती है केंद्र और राज्य सरकार के। मतलब जैसे विद्यालयों का निर्माण करवाना है या कोई और कार्य में निर्माण करवाना है शिक्षा के क्षेत्र में, तो केंद्र सरकार का कितना अनुपात रहेगा, वित्तीय फंड कितना रहेगा, और राज्य सरकार का वित्तीय फंड कितना रहेगा, इसकी बात क्या करती है, धारा 7 करती है। अब देखो भाई केंद्र सरकार का वित्तीय फंड रहेगा 60% और राज्य सरकार का 40%, केवल पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर। पूर्वोत्तर राज्य में यह अनुपात 90-10 का हो जाता है।
90:10 का हो जाता है पूर्वोत्तर राज्य में। अब समझिए बात, पूर्वोत्तर राज्य को छोड़कर 60% तो केंद्र सरकार का रहेगा, 60% तो केंद्र का और 40% राज्य का। किसी कार्य के लिए 60% तो केंद्र देगी और 40% राज्य देगी, पूर्वोत्तर राज्य को छोड़कर। अब पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं आप सभी को पता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। ये असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उत्तरांचल, उत्तराखंड। भाई असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उत्तरांचल, उत्तराखंड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया अपना, और असम, त्रिपुरा हो गई। हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। भाई असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और उत्तरांचल, उत्तराखंड, हिमाचल, त्रिपुरा और एक नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड। ये इन पूर्वोत्तर राज्यों में क्या रहेगा, 90 केंद्र सरकार का और 10 राज्य सरकार का अनुपात रहेगा। बाकी सभी राज्यों में 60% केंद्र का और 40% राज्य का रहेगा। धारा 7 ये कहती है, केवल केंद्र राज्य के वित्तीय अनुपात की बात करती है धारा 7, अध्याय 3 की बात है ये। अब धारा 8 देखो, अब धारा 8 बिल्कुल सरल बात कहती है। धारा 8 क्या कहती है भाई, धारा 8 कहती है कि समुचित सरकार, जो समुचित सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुचित सरकार के कर्तव्यों की बात करती है। कर्तव्यों का उल्लेख होता है इसमें, उल्लेख केवल धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। धारा 8 में, क्योंकि इसका नाम है ना समुचित सरकार एवं माता पिता के कर्तव्य, तो समुचित सरकार के कर्तव्य का उल्लेख केवल धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखो भाई धारा 9 में, धारा 9 में समुचित सरकार, समुचित सरकार के प्राधिकारियों का, प्राधिकारियों के अधिकारों की बात की गई है। अधिकार, अधिकार का उल्लेख किया गया है, उल्लेख। भाई धारा 9 में समुचित सरकार के प्राधिकारियों का उल्लेख किया गया है। धारा 9 में प्राधिकारी कौन, ऑथोरिटी। भाई समुचित सरकार में जो कार्य करने वाली ऑथोरिटी है उनके अधिकार क्या रहेंगे, उनके अधिकार क्या रहेंगे, उनका उल्लेख धारा 9 में किया गया है। भाई समुचित सरकार के प्राधिकारियों के अधिकार का उल्लेख धारा 9 में किया गया साथियों। अब धारा 10 में क्या, माता पिता के कर्तव्यों का, धारा 10 में माता पिता के कर्तव्यों का, माता पिता के कर्तव्य। अब भाई माता पिता के कर्तव्य क्या रहेंगे, माता पिता के कर्तव्य ये रहेंगे कि 6 से 14 वर्ष के बालक, 6 से 14 वर्ष के बालक शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित न रह जाए, शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित न रह जाए, वंचित न रह जाए। भाई ये बात है केवल धारा 10 में। माता पिता के कर्तव्य क्या है, 6 से 14 वर्ष के बालक, माता पिता को भी ये ध्यान रखना है कि 6 से 14 वर्ष के बालक मुख्य शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित नहीं रह जाए। धारा 10 ये बात कहती है। अब देखो धारा 11 क्या बात कहती है, धारा 11, धारा 11 बात करती है आंगनबाड़ियों की, आंगनबाड़ी से संबंधित, आंगनबाड़ी। भाई धारा 11 क्या बात करती है, आंगनबाड़ी की। और आंगनबाड़ी किसके अंडर में आती है, स्थानीय सरकार के, स्थानीय सरकार के, स्थानीय सरकार के अंडर में क्या आती है, आंगनबाड़ी आती है। आंगनबाड़ी की बात कौन करता है, धारा 11। 0 से 6 वर्ष के बालक, 6 वर्ष के बालक, बालकों का लालन पालन की व्यवस्था समुचित सरकार की रहेगी, समुचित सरकार की,
सरकार की आंगनबाड़ियों में, आंगनबाड़ियों के तहत, बाड़ियों के तहत। भाई धारा 11 केवल आंगनबाड़ियों की बात करती है। 0 से 6 वर्ष के बालक को का लालन पालन समुचित सरकार के देख रेख में होगा और आंगनबाड़ियों के तहत होगा। ये बात कौन करती है? धारा 11। भाई अध्याय 3 पढ़ लिए, इससे पहले 2 अध्याय पढ़ लिए। 6 में विद्यालय की बात, 7 में केंद्र राज्य के वित्तीय अनुपात के बाद, 8 में समुचित सरकार के कर्तव्यों की और 9 में समुचित सरकार के प्राधिकारियों के कर्तव्यों की, 10 में माता पिता के कर्तव्यों की और 11 में आंगनबाड़ियों की बात। आज इतना ही करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।